प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन की तुलना। लेक्चर नंबर 12 है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, यूनानी एवं मध्यकालीन राजदर्शन, अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन के अंतर्गत क्या असमानताएं हैं, यूनानी राजदर्शन का केंद्र बिंदु क्या है और मध्यकालीन राजदर्शन का केंद्र बिंदु क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये स्टूडेंट्स, किसी न किसी रूप में भले ही यूपीएससी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, या फिर मैं कहूँ कि राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, बेटा किसी न किसी रूप में यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन की तुलना के संदर्भ में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं यूनानी राजदर्शन मध्यकालीन राजदर्शन की तुलना समझाऊंगा। ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है। इससे अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13, उसमें हम यूनानी राजदर्शन और आधुनिक राजदर्शन की तुलना करेंगे। इसका मतलब यूनानी राजदर्शन, मध्यकालीन राजदर्शन और आधुनिक राजदर्शन, जब ये तीनों राजदर्शन आप अच्छे समझ जाते हैं तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। यस बेटा, चलिए अब हम इसका श्री गणेश करते हैं। यस स्टूडेंट्स, यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन हम करें उससे पहले इसका मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ। सूत्र क्या है बेटा? सूत्र ये है, समझने का सूत्र, मतलब हमने यहाँ 7 बिंदु तैयार किए हैं। इन 7 बिंदु के आधार पर यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लेकिन ये कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले ये करना है कि जो ये यूनानी राजदर्शन है, मैं यहाँ यूनानी राजदर्शन ले रहा हूँ, इधर जो है मध्यकालीन राजदर्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो यूनानी राजदर्शन है, अब यूनानी राजदर्शन को हम समझें, इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यूनानी राजदर्शन के जो प्रतिनिधि विचारक हैं वो हैं प्लेटो और अरस्तु। जरा देखेंगे आप, क्या है? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बेटा? रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ क्या होता है? यस, आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। और दूसरा यूनानी राजदर्शन का प्रतिनिधि विचारक कौन है? अरस्तु। अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, प्लेटो को राजनीति दर्शन का पिता माना जाता है, राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है, राजनीतिक सिद्धांत का पिता माना जाता है। अब चूंकि प्लेटो और अरस्तु यूनानी राजदर्शन के प्रतिनिधि विचारक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो और अरस्तु को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यूनानी राजदर्शन का केंद्र बिंदु क्या है। अब यहाँ पर यूनानी राजदर्शन के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी ये सब मैंने नोट कर दिए, तो इसका सूत्र बता रहा हूँ। इसके बाद में इधर जब हम यूनानी राजदर्शन से मध्यकालीन राजदर्शन की तुलना करेंगे, मध्यकालीन राजदर्शन की तुलना करेंगे, तो मध्यकालीन राजदर्शन का प्रतिनिधि विचारक कौन है बेटा? यस, संत थॉमस एक्विनास। मध्यकालीन राजदर्शन का राजनीतिक चिंतन का प्रतिनिधि या महत्वपूर्ण या प्रमुख विचारक कौन? संत थॉमस एक्विनास। अब संत थॉमस एक्विनास का जब हम अध्ययन करेंगे तो एक्विनास ने अपने विचारों के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है कि भाई राज्य और चर्च में चर्च प्रधान होगा, चर्च प्रमुख होगा, चर्च महत्वपूर्ण होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर चर्च केंद्र बिंदु होगा, आध्यात्मिकता केंद्र बिंदु होगी, श्रद्धा और अंधविश्वास केंद्र बिंदु होगा, जबकि इधर यूनानी राजदर्शन में केंद्र बिंदु कौन होगा? यस, विवेक।
मतलब यहाँ विवेक की बात की जाएगी, यहाँ श्रद्धा और विश्वास की बात की जाएगी। अब हम जो है 7 बिंदुओं के माध्यम से यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि 7 के 7 बिंदु आप समझ जाते हैं तो तय मानिएगा यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक विचारक आते हैं उन सभी के विचारों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शुरू करें बेटा। यस, नंबर 1, यूनानी राजदर्शन की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में यूनानी चिंतन का या यूनानी राजदर्शन का मुख्य विषय नगर राज्य है, सिटी स्टेट। मतलब यूनानी राज दर्शन का जो मुख्य विषय है या यूनानी चिंतन का जो मुख्य विषय है वह क्या है बेटा? नगर राज्य। मतलब यूनानी राज दर्शन की या यूनानी लोगों की जो सामाजिक इकाई है, जो सामाजिक संगठन है, जो राजनीतिक इकाई है, जो राजनीतिक संगठन है, वो कौन है बेटा? नगर राज्य। मतलब ये नगर राज्य को एक श्रेष्ठ सर्वोत्तम संगठन मानते हैं। इनके विचारों का केंद्र बिंदु नगर राज्य रहा है। ये नगर राज्य तक ही अपने विचारों को सीमित रखते हैं। हालांकि अरस्तु के समय ही विशाल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी, लेकिन अरस्तु ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। अरस्तु के विचारों का केंद्र बिंदु केवल 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 नगर राज्य रहा है। अब इसकी तुलना करते हैं इससे। अब यूनानी राजदर्शन का मुख्य विषय तो क्या है? नगर राज्य। लेकिन मध्यकालीन राजदर्शन की बात आती है तो मध्यकालीन राजदर्शन का जो मुख्य विषय है वह है सार्वभौमिकतावाद और विश्ववाद। मतलब मध्यकालीन राजदर्शन सार्वभौमिकतावाद की बात करता है और ये कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे नोट भी कर रहा है, कि ये संपूर्ण मानव जाति को एक समाज मानकर चलता है। कौन? मध्यकालीन राजदर्शन। और ये विश्ववाद की बात करता है, मतलब पूरी दुनिया के लिए ये एक प्रकार से विश्व राज्य की बात करता है। यहाँ तो ये नगर राज्य की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो है विश्ववाद अर्थात विश्व राज्य की बात करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है बेटा। अब इधर आएँ, दूसरा बिंदु बनाएं। यूनानी राजदर्शन सांसारिक या इहलोक की बात करती। इहलोक मतलब इस लोक की, इस सांसारिक लोक की। इसका मतलब जो यूनानी राजदर्शन है वो इस लोक या सांसारिक स्तर की बात करता है, इस दुनिया की बात करता है और इस दुनिया के संदर्भ में ही अपने विचार देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मध्यकालीन राजदर्शन की बात आती है दूसरा बिंदु के अंतर्गत, तो यहाँ पर मध्यकालीन राजदर्शन जो है आध्यात्मिकता की बात करता है या आध्यात्मिक चिंतन की बात करता है, जिसे कि हम परलोक कहेंगे। मतलब यूनानी राजदर्शन इहलोक इसलोक की बात करता है और मध्यकालीन राजदर्शन परलोक की बात करता है। परलोक जो कि वास्तविक रूप में अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब ये पूर्ण रूप में आध्यात्मिकता की बात करता है। ये एक प्रकार से जो है ईश्वर की चर्चा चलाता है, मतलब चर्च की चर्चा चलाता है, चर्च के मुखिया पोप की चर्चा चलाता है। इसका मूल जो अंतर होगा ये होगा कि भाई यूनानी राजदर्शन यह लोक की, इस लोक की, इस दुनिया की बात करता है, जबकि मध्यकालीन राजदर्शन परलोक की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है। ठीक है। तीसरा बेटा, तीसरा जो अंतर होगा वो ये होगा कि यूनानी राजदर्शन राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही, प्लेटो अरस्तु बेटा, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही जो है राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। यहाँ आप नोट कर सकते हैं प्लेटो अरस्तु। प्लेटो राजनीति दर्शन का जनक, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों ही जो है राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। इसका मतलब यूनानी राजदर्शन राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। यस, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़े इसी में तीसरे बिंदु में ही। अब मध्यकालीन राजदर्शन क्या मानता है? मध्यकालीन राजदर्शन राज्य को एक हिंसक संस्था मानता है, नैतिक संस्था नहीं मानता है, एक हिंसक संस्था मानता है। और मध्यकालीन राजदर्शन राज्य की उत्पत्ति पाप कर्मों के कारण हुई मानता है। इसका कहना है कि पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप, मैं पुनः बोल रहा हूँ,
पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। और मध्यकालीन राज दर्शन के अंतर्गत जो विचारक थे वो राज्य को एक हिंसक संस्था बतलाते थे, मानते थे। जैसे कि मध्यकालीन राज दर्शन का प्रतिनिधि विचारक संत थॉमस एक्विनास है। मैंने संत थॉमस एक्विनास के पर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और प्लेटो अरस्तू के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तो मैं सार रूप में आपको वो बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझ सकें। चलिए बेटा, चौथा बिंदु तुलना का। यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं और जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो बेटा इसके माध्यम से हम यूनानी राज दर्शन और मध्यकालीन राज दर्शन के सभी विचारकों के राजनीतिक विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। चौथा है विवेकवादी। बेटा यूनानी राज दर्शन जो है वो विवेकवादी है। विवेकवादी क्यों है, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये किसी भी बात को स्वीकार करते हैं तो तर्क वितर्क के आधार पर स्वीकार करते हैं, बुद्धि के आधार पर स्वीकार करते हैं। मतलब यहाँ मूल बात ये आ रही है कि ये किसी भी बात को अगर स्वीकार करते हैं तो श्रद्धा, विश्वास, अंधविश्वास के आधार पर स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि ये अगर किसी भी बात को, किसी भी विचार को स्वीकार करते हैं तो तर्क वितर्क और बुद्धि के आधार पर स्वीकार करते हैं। जबकि मध्यकालीन राज दर्शन के अंतर्गत कोई भी बात यदि स्वीकार की जाती है, कोई भी चिंतन दिया जाता है तो वह श्रद्धा और अंधविश्वास के आधार पर दिया जाता है। मतलब मध्यकालीन राज दर्शन श्रद्धा पर आधारित है, अंधविश्वास पर आधारित है, अंधविश्वासी है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि मध्यकालीन राज दर्शन ईश्वर प्रदत्त ज्ञान महत्वपूर्ण है। मतलब मध्यकालीन राज दर्शन के अंतर्गत हम कहेंगे कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि मध्यकालीन राज दर्शन श्रद्धा विश्वास को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि यूनानी राज दर्शन विवेक को महत्वपूर्ण मानता है। अब जरा देखें, जब जब श्रद्धा और विश्वास महत्वपूर्ण होता है तब तब राजनीति शून्य हो जाती है, वहाँ राजनीति हो ही नहीं सकती। और जब जब श्रद्धा और विश्वास के सहारे मनुष्य जीवन नहीं जीता है बल्कि विवेक के सहारे मनुष्य जीवन जीता है तो वहाँ पर राजनीति का अस्तित्व होता है। ये आज के युग में मेरे विद्यार्थियों आपको सीखना है। जब जब श्रद्धा और विश्वास के सहारे मनुष्य जीवन जीता है तब तब राजनीति लुप्त होती है, और जब मनुष्य विवेक के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर अपनी जीवन जीता है तब राजनीति का अस्तित्व होता है। यस। पांचवा बिंदु, यूनानी राज दर्शन भ्रातृत्व मतलब बंधुता, भाईचारा, भ्रातृत्व और समानता के सिद्धांत गौण होते हैं। मतलब यूनानी राज दर्शन में, नोट करेंगे, यूनानी राज दर्शन में बंधुता या भाईचारा या भ्रातृत्व और समानता के सिद्धांत गौण होते हैं। मतलब यूनानी राज दर्शन के अंतर्गत बंधुता और समानता के सिद्धांत गौण हैं। अब समानता तो इसमें है ही कहाँ यूनानी राज दर्शन में। अरस्तु ने तो दास प्रथा का सिद्धांत दिया है और अरस्तु ने स्वयं ने कहा है, क्या कहा है, कि यूनानी लोगों का जन्म तो स्वामी बनने के लिए हुआ है और जो गैर यूनानी है उनका जन्म दास बनने के लिए हुआ है। तो क्या समानता बढ़ती जा रही है? यहाँ असमानता ही तो बढ़ती जा रही है भाई। वो तो मैं तो कहूँगा कि अरस्तु के अंतर्गत, अरस्तु के विचारों में तो नस्लवाद भरी हुई है कि यूनानी लोग बुद्धिमान हैं और गैर यूनानी बुद्धिहीन हैं। तो ये समानता की बात हो रही है? नहीं, ये तो असमानता की बात है। अरस्तु के विचारों में कूट कूट कर नस्लवाद भरा हुआ है। वो कह रहा है कि यूनानियों का जन्म केवल स्वामी बनने के लिए हुआ है और गैर यूनानियों का जन्म दास बनने के लिए हुआ है। यूनानी जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, गैर यूनानी जन्म से ही मंदबुद्धि के होते हैं। कहाँ की बात है? एक वैज्ञानिक होते हुए भी अरस्तु के द्वारा दास प्रथा का समर्थन करना एक दैकियानुसी विचार है, एक दैकियानुसी विचार है, एक संकीर्ण विचार है, एक छोटा विचार है, संकुचित बुद्धि का प्रतीक है ये। अरस्तु जैसे महान विद्वान व्यक्ति के मुख से ऐसा सिद्धांत शोभा नहीं देता है। लेकिन चलिए, जबकि मध्यकालीन राज दर्शन इन सिद्धांतों को स्वीकार कर, अब जरा देखिएगा, मध्यकालीन राज दर्शन जो है भाईचारा और समानता मतलब भ्रातृत्व और समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। मैंने लिख दिया, इन सिद्धांतों को स्वीकार कर संपूर्ण मानव जाति को एक
समाज मानता है। मतलब मध्यकालीन राजदर्शन भाईचारा और समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है और इनको स्वीकार कर संपूर्ण मानव जाति को एक समाज मानता है। मतलब मध्यकालीन राजदर्शन के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु की तरह कहीं पर भी जो है असमानता की बात नहीं की गई है। इधर आए, छठा है यूनानी राजदर्शन कट्टर व्यक्तिवादी है। मतलब यूनानी राजदर्शन, इसके प्रतिनिधि विचार प्लेटो और अरस्तु हैं, ये कट्टर व्यक्तिवादी हैं। क्यों है कट्टर व्यक्तिवादी? क्योंकि ये राज्य को मानव निर्मित संस्था मानते हैं और इसके साथ में ये धर्म को महत्वहीन मानते हैं। मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर चलते हैं और कहते भी हैं, यूनानी जो विचारक हैं वो कहते भी हैं कि मनुष्य से अद्भुत वस्तु और कोई हो नहीं सकती, इसलिए मनुष्य के बारे में इन्होंने चिंतन किया है। मध्यकालीन राजदर्शन में व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब यहाँ मध्यकालीन राजदर्शन में व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं, बल्कि जीवन यहाँ पर जो है द्विमुखी है। द्विमुखी क्यों है? क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति होगा वह राज्य और चर्च दोनों के अधीन होगा। अगर सांसारिक इहलोक की बात आती है तो मनुष्य राज्य के अधीन होगा और परलोक की बात आती है तो वह चर्च के अधीन होगा। मतलब अब दो लोकों की बात आ रही है। तो संत थॉमस एक्विनास ने भी कहा है कि सांसारिक लोक की बात आती है तो मनुष्य किसके अधीन रहेगा? राज्य के। और परलोक की बात आती है तो मनुष्य किसके अधीन रहेगा? चर्च के। चर्च का मुखिया जो है पोप होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यक्ति जो है दो शासकों के अधीन रह रहा है, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ चर्च। सांसारिकता की बात आती है, सांसारिक लोक की बात आती है, इहलोक की बात आती है तो राज्य के अधीन रहेगा। परलोक की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है तो मनुष्य चर्च के अधीन रहेगा। इसी को कहते हैं जीवन द्विमुखी होगा, दो मुखी होगा। मतलब दो के अधीन रहना होगा, दो शासकों के अधीन रहना होगा, दो की आज्ञा का पालन करना होगा। सातवां है बेटा, यूनानी राजदर्शन का जब हम अध्ययन करते हैं तो दास प्रथा आवश्यक एवं उपयोगी बताइए। मतलब यूनानी राजदर्शन के अंतर्गत आप स्वयं देखेंगे अरस्तु ने तो जो है दास प्रथा का अपना सिद्धांत ही दिया है। मैंने अरस्तु का दास प्रथा का सिद्धांत अपलोड भी कर दिया है। तो यूनानी राजदर्शन के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो यूनानी राजदर्शन में दास प्रथा आवश्यक एवं उपयोगी मानी जाती है। जैसा कि स्वयं अरस्तु ने कहा है कि जो लोग विवेकवान होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग राजकार्य करते हैं, उनका अवकाश की आवश्यकता होती है। अवकाश का मतलब आराम करना नहीं है। अवकाश का मतलब ये है कि जो उनको समय मिलेगा उस समय का सदुपयोग वो सार्वजनिक जीवन के लिए कर सकें। और वह अवकाश इनको तभी मिलेगा जब इनके घरेलू कार्यों को करने के लिए दास होंगे। इसका मतलब इन्होंने कहा है कि जो नागरिक हैं, अरस्तु ने नागरिक किसको कहा है? अरस्तु ने नागरिक केवल उनको कहा है जो है राजनीतिक कार्यों में भाग लेंगे, जो सार्वजनिक कार्यों में भाग लेंगे। मतलब राज कार्यों में जो भाग लेंगे वो नागरिक होंगे और नागरिकों को पूरा समय मिले, इसके लिए इन्होंने कहा कि उनको अवकाश मिले। और अवकाश मिले तो इसके लिए जो है दास का होना अति आवश्यक है। इसलिए इन्होंने कहा है कि भी दास प्रथा आवश्यक और उपयोगी है। इसी के साथ में यूनानी दार्शनिकों ने दास प्रथा को प्राकृतिक बतलाया है, स्वाभाविक बतलाया है। मतलब इनका कहना है कि प्रकृति से, स्वभाव से कुछ लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, बाकी लोग जो है मंदबुद्धि के होते हैं। प्रकृति से ऐसा होता है। अब इसमें वैसे कुछ सत्यता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मध्यकालीन राजदर्शन क्या कहता है बेटा? मध्यकालीन राजदर्शन दास प्रथा को दैविक दंड के रूप में देखता है। मतलब ये दास प्रथा को प्राकृतिक स्वाभाविक नहीं मानता है मध्यकालीन राजदर्शन। मध्यकालीन राजदर्शन का कहना है कि जो दास प्रथा है ये दैविक दंड के रूप में देखा गया है। मतलब एक प्रकार से अगर किसी को दास बनाया जाता है तो ये एक प्रकार से ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दंड है, ये स्वाभाविक या प्राकृतिक नहीं है। इसलिए मध्यकालीन राजदर्शन दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं मानता है, जबकि यूनानी राजदर्शन दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है। ये जो है इसमें सातवां अंतर होगा। इन अंतरों के आधार पर आप यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन की संपूर्ण बातों का व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ निष्कर्ष रूप में जो इन दोनों की महत्वपूर्ण बातें हैं वो नोट कर दी हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। क्या? यूनान में विवेकवादी विचारधारा और सामाजिक दृष्टिकोण की प्रधानता। मतलब संपूर्ण यूनानी राजदर्शन के अंतर्गत जिसके प्रतिनिधि विचारक प्लेटो और अरस्तु हैं, संपूर्ण यूनानी राजदर्शन में विवेकवादी विचारधारा और सामाजिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। यह आपको ध्यान रखना है। मतलब विवेक के ऊपर ये बल देते हैं, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर बल नहीं देते हैं। जबकि मध्ययुग का सारा बल मध्ययुगी राजदर्शन का या मध्यकालीन राजदर्शन का, मध्य युग का सारा बल
आध्यात्मिक तथा ईश्वर प्रदत्त ज्ञान की महिमा पर केंद्रित हो गया। मतलब ये वास्तविक रूप में जो है पूरा का पूरा जो अपना ध्यान देते हैं, मध्यकाल के जो दार्शनिक हैं पूरा का पूरा जो अपना बल देते हैं, ध्यान देते हैं, वो आध्यात्मिकता के ऊपर देते हैं और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान की महिमा पर ये केंद्रित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये है जो बाइबल की महिमा का बखान करते हैं। ठीक है, अगली बात, यूनानी राजदर्शन का केंद्र बिंदु नगर राज्य है। मतलब यूनानी दार्शनिक जो है अपने सामाजिक संगठन की जो इकाई मानते हैं वो नगर राज्य को मानते हैं, जबकि मध्यकालीन दार्शनिक सार्वभौमिकता और विश्ववाद की बात करते हैं, विश्व राज्य की बात करते हैं। ये दो बातें हैं दोनों की, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में ये सारी बातें आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो विद्यार्थी आज का जो ये लेक्चर हमने बताया है यूनानी राजदर्शन, मध्यकालीन राजदर्शन, ये अच्छे से समझ जाता है तो बेटा यूनानी राजनीतिक विचारकों को और मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों को समझने में आपको दिक्कत नहीं आ सकती, बशर्ते कि ये 7 बिंदु आप साथ लेकर चलें। ये हो गया बेटा आज का हमारा यूनानी राजदर्शन और मध्यकालीन राजदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। मुझे विश्वास है आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।